कल्पना कीजिए कि भारतीय सेना के एक भव्य सभागार में पूरे भारत के सैकड़ों सर्वश्रेष्ठ छात्र कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तनाव में बैठे हैं। वे 10 करोड़ के पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह पुरस्कार उस किसी भी व्यक्ति के लिए था जो सेना की सुरक्षा प्रणाली को हैक कर सकता था। एक ऐसी प्रणाली जिसे कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय हैकर भी नहीं भेद सकते थे। एक एक करके प्रतियोगी हार मान रहे थे। कोई भी सफल नहीं हुआ, जब तक कि एक 8 साल का अनाथ लड़का एक ऐसा लैपटॉप लेकर आगे नहीं बढ़ा जो उसकी उम्र से भी ज्यादा पुराना था। मजाक उड़ाती हंसी सुनाई दी। हर तरफ से तिरस्कार भरी निगाहें उस पर पड़ी। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद सैन्य मुख्यालय की मुख्य स्क्रीन कांपने लगी। सायरन बजने लगे और भारतीय सेना की पूरी प्रणाली उस छोटे लड़के द्वारा भेद दी गई जिसने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया था। सब चुप हो गए और उस सन्नाटे के बीच केवल एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह छोटा बच्चा आखिर है कौन? उस सुबह भारतीय सेना के मुख्यालय की भव्य इमारत के ऊपर आसमान साफ दिख रहा था। वर्दीधारी सैनिकों द्वारा कड़ी सुरक्षा वाले गेट के सामने दर्जनों बसें एक एक करके रुकीं। उनमें से उत्साह से भरे चेहरे वाले सैकड़ों युवा छात्र बाहर निकले। कुछ के पास महंगे लैपटॉप थे तो कुछ के गले में हेडसेट लटके हुए थे। वे सभी एक ही उद्देश्य से आए थे, देश की सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणाली को जीतना। प्रवेश द्वार पर एक बड़ा बैनर लगा था, एक बात हों केंद्र से, राष्ट्रीय सेना प्रणाली हैकिंग प्रतियोगिता, मुख्य पुरस्कार 10 करोड़। भीड़ के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। प्रतियोगी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी क्षमताएं दिखा रहे थे और खुद को विश्वास दिला रहे थे कि आज वे भारतीय साइबर दुनिया के दिग्गज बन जाएंगे। कई राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कर रहे थे। पत्रकार, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और यहां तक कि मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी इतिहास बनते देखने के लिए उपस्थित थे। बड़े सभागार के अंदर दर्जनों कंप्यूटर बड़े करीने से कतार में लगे थे। प्रत्येक प्रतियोगी को एक उपकरण मिला जिसकी सुरक्षा प्रणाली को सेना की साइबर डिफेंस टीम द्वारा लॉक कर दिया गया था। मुख्य मंच के सामने एक मजबूत कद काठी के सेना जनरल खड़े थे, हाथ में माइक्रोफोन लिए। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। राष्ट्र के युवा साथियों, आज यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पीढ़ी भारत की डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करने में कितनी सक्षम है। जो कोई भी हमारी प्रणाली को भेदने में सफल होगा उसे 10 करोड़ का पुरस्कार और भारत के राष्ट्रपति से सीधा सम्मान मिलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट फिर से गूंज उठी। कुछ छात्रों ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ एक दूसरे की पीठ थपथपाई। कमरे के कोने में एक विशाल स्क्रीन पर भारतीय सेना का लोगो धीरे धीरे घूम रहा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्थिति सिस्टम एक 100% सुरक्षित। प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रत्येक प्रतियोगी अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगीं। टाइपिंग की आवाज सूचनाओं और एयर कंडीशनर की धीमी भनभनाहट के साथ मिल गई। कुछ ही मिनटों में वह हॉल एक डिजिटल युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन समय बीतता गया। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। कुछ चेहरे तनावग्रस्त होने लगे। कई प्रतियोगियों ने हर तरीका आजमाया, ब्रूट फोर्स, एक्सप्लॉइट, फिशिंग, इंजेक्शन, लेकिन सिस्टम स्टील की दीवार की तरह मजबूत बना रहा। प्रत्येक प्रयास को ऊपर कंट्रोल रूम में बैठी सेना की निगरानी टीम द्वारा सीधे रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जा रहा था। उनकी स्क्रीन पर हमलों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन सिस्टम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर असफल। सर्वर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, लगता है इसे भेदना असंभव है। फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कुछ प्रतियोगियों ने निराशा में आहें भरीं। लेकिन उस हलचल के बीच, उस भव्य इमारत के बाहर, जहां सूट और वर्दी पहने लोग भरे हुए थे, एक 8 साल का छोटा लड़का बाड़ के किनारे खड़ा था। उसके कपड़े फीके थे, पैंट बहुत बड़ी थी और उसकी पीठ पर एक पुराना कपड़े का थैला लटका हुआ था। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखें सेना मुख्यालय के सामने लहराते बड़े बैनर को घूर रही थीं। उसके हाथ में एक मुड़ा तुड़ा पर्चा था जो उसे कुछ दिन पहले सड़क पर मिला था। 10 करोड़ के पुरस्कार वाली प्रतियोगिता के बारे में पर्चा। उसने एक बार में पर्चा की। उस वाक्य को बार बार पढ़ा। उसके होंठ धीरे धीरे बुदबुदाए। अगर मैं यह कर सका तो शायद मैं एक घर खरीद सकूंगा और फिर से स्कूल जा सकूंगा। उसने आसमान की ओर देखते हुए एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक धुंधली सी छाया थी।
उसके पिता का चेहरा, जो अक्सर कहते थे, बेटा कभी भी कुछ बड़ा करने से मत डरना। जब से उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से अनाथालय में रहता था। अपना समय एक टूटे हुए कंप्यूटर के साथ बिताता था, जिसे उसने खुद कबाड़ से ठीक किया था। उस दिन बिना पैसे, बिना आधिकारिक निमंत्रण और बिना किसी को जाने वह अनाथ लड़का सेना मुख्यालय के गेट की ओर बढ़ा। उसके कदम हिचकिचा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। सामने के गार्ड ने उसे हैरानी से देखा। तुम क्या चाहते हो बेटा? मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं सर, जो बैनर पर है। सैनिक उस दुबले पतले लड़के को सिर से पैर तक देखकर थोड़ा हंसा। यह प्रतियोगिता बड़ों के लिए है बेटा, यह कोई खिलौना नहीं है। लेकिन लड़का पीछे नहीं हटा। उसने सैनिक की आंखों में गंभीरता से देखा। मेरे पिता एक सैनिक थे सर, मैं बस कोशिश करना चाहता हूं। अगर मैं असफल हो गया तो कोई बात नहीं। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने सैनिक को एक पल के लिए चुप करा दिया। उसने लड़के के मासूम चेहरे को देखा, फिर एक लंबी सांस ली। शायद एक सैनिक के रूप में उसके कठोर दिल में थोड़ी दया या शायद जिज्ञासा थी। उसने गार्ड पोस्ट पर इंटरकॉम का बटन दबाया और धीरे से कहा, जनरल साहब, गेट पर एक छोटा लड़का है, कह रहा है कि वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। बड़ा गेट धीरे धीरे खुला। उसकी लोहे की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह एक नए इतिहास को लिखे जाने की अनुमति दे रहा हो। उस छोटे लड़के का नाम आरव था। वह अंदर चला गया। 2 सैनिकों ने उसे विशाल प्रांगण से होते हुए अंदर पहुंचाया। सैकड़ों आंखें उसे देख रही थीं, कुछ हैरान थीं, कुछ हंसी रोक रही थीं। सभागार के अंदर जनरल अर्जुन सिंह राठौर, जो इस आयोजन के सर्वोच्च नेता थे, अपनी कुर्सी से उठे। वह आरव के पास पहुंचे। क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो बेटा? जी सर, मैं कोशिश करना चाहता हूं। जनरल ने उसे देर तक देखा। तुम्हारी उम्र क्या है? 8 साल सर। तुम जानते हो यह बच्चों का खेल नहीं है। इसके प्रतिभागी पूरे भारत के आईटी छात्र हैं। पुरस्कार 10 करोड़ है। जी सर, आरव ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन मेरे पिता एक सैनिक थे। उन्होंने कहा था कि खुद से कुछ बड़ा करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इन शब्दों ने कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया। जनरल अर्जुन मुस्कुराए। तो फिर साबित करो। हमने सबसे आगे की पंक्ति में एक कंप्यूटर तुम्हारे लिए तैयार किया है। आरव उस कंप्यूटर पर बैठ गया। एक सेना अधिकारी ने उसे बैठने में मदद की, जबकि मीडिया के कैमरे उस पर केंद्रित हो गए। एक बच्चा देश की सैन्य सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दे रहा था। जनरल अर्जुन ने ऑपरेटर को इशारा दिया, शुरू करो। विशाल स्क्रीन पर उलटी गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1, शुरू। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, लेकिन कैमरों और दर्शकों का ध्यान सामने की मेज पर बैठे उस छोटे लड़के पर था। उसके हाथ कीबोर्ड पर नाचने लगे, तेज लेकिन व्यवस्थित। सर, सिस्टम एक नए प्रयास का पता लगा रहा है, ऑपरेटर ने कहा। किससे? जनरल अर्जुन ने पूछा। प्रतियोगी नंबर 128 से। वह छोटा लड़का। कमरा शांत हो गया। प्रतियोगिता शुरू होने के केवल 2 मिनट बाद सेना प्रणाली का संकेतक, जो पहले स्थिर था, अब छोटे छोटे उतार चढ़ाव दिखाने लगा। सर, यह अजीब है, ऑपरेटर ने कहा। वह सामान्य रास्ते से सिस्टम पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि एक आंतरिक लूपहोल के माध्यम से, जो शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। जनरल अर्जुन चुप रहे। उनकी आंखें उस लड़के पर टिकी थीं जो बिना किसी हिचकिचाहट के टाइप करता रहा। उसे करने दो, रोको मत। समय बीतता रहा और धीरे धीरे सेना की सुरक्षा प्रणाली कांपने लगी। विशाल स्क्रीन, जो पहले 100% सुरक्षित दिखा रही थी, अब फायरवॉल सेक्टर 7 में विसंगति का पता चला में बदल गई। सेक्टर 7 अचानक आंशिक रूप से खुल गया है। कंट्रोल रूम से एक ऑपरेटर चिल्लाया। सभी सिर स्क्रीन की ओर मुड़ गए। यह कोई सामान्य हैकर जैसा पैटर्न नहीं है, एक अन्य तकनीशियन ने कहा। यह ब्रूट फोर्स या डॉस नहीं है। वह धीरे धीरे अंदर घुस रहा है, जैसे वह सिस्टम से बात कर रहा हो। यह शब्द सुनकर जनरल अर्जुन की भौहें तन गईं। वह लड़के की स्क्रीन देखने के लिए पास आए। उसकी छोटी उंगलियां तेजी से चला रही थीं, लेकिन बेतरतीब नहीं। कोड की हर पंक्ति एक लयबद्ध, कुशल और तार्किक ताल की तरह लग रही थी। वह सिर्फ सिस्टम को भेद नहीं रहा था, वह समझ रहा था कि सिस्टम कैसे सोचता है। आरव शांत रहा। उसने एक पंक्ति टाइप की, फिर एक पल रुका, स्क्रीन को घूरता रहा। अगर सिस्टम ऐसा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने यहां एक बैकडोर छिपा रखा है। वह थोड़ा मुस्कुराया और फिर एक और कोड लिखा।
कुछ ही समय में बड़ी स्क्रीन पर संकेतक फिर से बदल गया। अलर्ट, सेक्टर 4, एक्सेस ब्रीच डिटेक्टेड। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। सर, उसने अभी सेक्टर 4 को भेद दिया है। यह मुख्य एन्क्रिप्शन मार्ग है, उसका कनेक्शन अभी काट दो। एक ऑपरेटर चिल्लाया। नहीं, जनरल अर्जुन ने शांत लेकिन तेज स्वर में कहा, उसे जारी रखने दो। कमरे में माहौल और गर्म हो गया। छठे मिनट में सेना के एक तकनीशियन ने अचानक ऊपर के कमरे से चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुख्य सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन खो रहा है। वह सिर्फ भेद नहीं रहा है, वह एक आंतरिक बग को ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है? जी सर, वह उन खामियों को भर रहा है जिन्हें हमारी टीम भी अभी तक बंद नहीं कर पाई थी। कमरा अचानक शांत हो गया। सभी की आंखें उस छोटे से लड़के पर टिकी थीं। उसने तेजी से टाइप किया, फिर एक पल के लिए स्क्रीन को देखा। फिर एक लंबी बीप की आवाज आई। विशाल स्क्रीन काली हो गई। धीरे धीरे उस विशाल स्क्रीन के बीच में सफेद अक्षर उभरे। एक्सेस ग्रांटेड, सिस्टम कंट्रोल अनलॉक्ड। कमरा पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। किसी की सांस नहीं चल रही थी। भारतीय सेना की डिजिटल रक्षा प्रणाली, जिसे वर्षों से जिंगयिंग टीम द्वारा विकसित किया गया था, अब सामने की मेज पर एक छोटे से टर्मिनल से नियंत्रित हो रही थी। एक 8 साल के लड़के द्वारा, जिसके पैर भी कुर्सी से जमीन को नहीं छू रहे थे। एक युवा अधिकारी ने घबराहट में जनरल अर्जुन की ओर देखा। सर, हम हैक हो गए हैं। मुख्य सिस्टम पूरी तरह से खुला है। जनरल अर्जुन शांत खड़े रहे। उनकी निगाहें तेज थीं, लेकिन उनके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराए। नहीं, हमने अभी अभी कुछ ऐसा पाया है जो उन 10 करोड़ से कहीं ज्यादा कीमती है। इस बीच उस छोटे लड़के ने चमकती आंखों से स्क्रीन को देखा। वह हंसा नहीं, न ही उसने जयकार की। उसने बस धीरे से खुद से फुसफुसाया, मैं कर सकता हूं पापा, मैंने सच में कर दिखाया। सभागार अब पूरी तरह शांत था। सभी की आंखें उस काली स्क्रीन पर टिकी थीं, जिस पर अब एक सरल संदेश प्रदर्शित हो रहा था, एक्सेस ग्रांटेड। जनरल अर्जुन धीरे धीरे पास आए। उनकी चाल धीमी लेकिन स्थिर थी। बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी क्या किया है? लड़के ने सिर घुमाया, अपनी बड़ी मासूम आंखों से जनरल को देखा। मैं बस एक खामी खोजने की कोशिश कर रहा था सर, लेकिन पता चला कि सिस्टम के पुराने रास्ते में एक बग था, इसलिए मैं वहां से अंदर गया। क्या तुम समझते हो कि जिसे तुमने भेदा है वह देश की सैन्य रक्षा प्रणाली है? समझता हूं सर, लेकिन मैं बस यह साबित करना चाहता था कि मैं यह कर सकता हूं। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। ये शब्द ईमानदारी और शांति से निकले। कोई अहंकार नहीं, कोई डर नहीं। वीआईपी सीटों पर बैठे कुछ अधिकारी चिंतित चेहरों के साथ फुसफुसाने लगे। जनरल, यह एक समस्या हो सकती है। उस लड़के ने हमारे गुप्त सिस्टम को भेद दिया है। लेकिन जनरल अर्जुन शांत रहे। उन्होंने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। फिर स्थिर कदमों से वह उस लड़के के बगल में घुटनों के बल बैठ गए, उसकी आंखों के स्तर पर। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव सर, आरव, जनरल ने धीरे धीरे दोहराया। तुम कहां से हो? एक अनाथालय से सर, शहर के बाहरी इलाके में। मैं अक्सर पुराने कंप्यूटर ठीक करने में मदद करता हूं। कभी कभी मुझे कूड़ेदान में टूटे हुए लैपटॉप मिलते हैं, मैं उन्हें खुद ठीक करता हूं। वहीं से मैंने कोडिंग सीखी। आरव की आवाज धीमी लेकिन ईमानदार थी। जनरल अर्जुन ने उसे देर तक देखा। उनकी सख्त आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं। क्या तुम जानते हो आरव, यहां दर्जनों वयस्कों ने हार मान ली थी। उनके पास डिग्रियां हैं, प्रशिक्षण है, सभी सुविधाएं हैं, लेकिन केवल तुम अपने छोटे हाथों से सफल हुए। आरव ने सिर झुकाया, कीबोर्ड के बगल में रखी अपनी माता पिता की धुंधली तस्वीर को सहलाया। मैं बस यह साबित करना चाहता था सर, कि एक अनाथ भी अपने माता पिता को गर्व महसूस करा सकता है जो अब नहीं है। उस धीमी आवाज ने पूरे सभागार को फिर से चुप करा दिया। यहां तक कि कुछ छात्र जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब शर्म से सिर झुकाए हुए थे। जनरल अर्जुन उठ खड़े हुए और पूरे कमरे को देखा। उनकी आवाज गूंज उठी, साथियों, आज हमने सिर्फ एक प्रतियोगिता का विजेता नहीं खोजा है, हमने इस देश का सबसे बड़ा खजाना खोज लिया है। एक प्रतिभाशाली दिमाग और एक साफ दिल वाला छोटा बच्चा। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जनरल अर्जुन ने अभी बात खत्म नहीं की थी। उन्होंने समिति टीम की ओर देखा। मैं चाहता हूं कि पुरस्कार तुरंत वादे के अनुसार सौंप दिया जाए। 10 करोड़ और आरव की शिक्षा के लिए पूरी छात्रवृत्ति, जब तक कि वह साइबर डिफेंस में विशेषज्ञता के साथ सैन्य अकादमी से स्नातक नहीं हो जाता।
सभी हैरान रह गए। जनरल साहब, क्या यह सच है कि इस लड़के को सैन्य अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा? सच है, उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया। उसके जैसे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। देश उसे शिक्षित करेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे बढ़ने का अवसर देगा। हमारे देश के रक्षकों के बड़े परिवार में तुम्हारा स्वागत है बेटा, जनरल अर्जुन ने गर्मजोशी से कहा। आरव ने उन्हें देखा, उसकी आंखें नम थीं। धन्यवाद सर, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि मेरे पिता मुझे अभी देख पाते। जनरल अर्जुन मुस्कुराए। विश्वास करो बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे और गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उस सारी खुशी के पीछे ऊपर के बंद कंट्रोल रूम में एक युवा अधिकारी तनावपूर्ण भाव से मुख्य सिस्टम स्क्रीन को देख रहा था। सर, कुछ अजीब है। लड़के द्वारा सिस्टम को फिर से लॉक करने से पहले उसने केंद्रीय सर्वर के अंदर एक पंक्ति का संदेश लिखा था। तकनीशियन ने स्क्रीन पर छोटे हरे रंग के वाक्य को पढ़ा। अगर मैं इस सिस्टम को भेद सकता हूं तो देश का दुश्मन भी भेद सकता है। कृपया किसी बुरे के आने से पहले इसे ठीक कर लें। दोनों चुप हो गए और दूर से जनरल अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। वह जानते थे कि वह लड़का सिर्फ एक जीनियस नहीं था, उसने अनजाने में ही देश को बचा लिया था। अगले दिन पूरा देश स्तब्ध था। एक 8 साल के अनाथ लड़के की खबर जिसने सेना की सुरक्षा प्रणाली को भेद दिया था, सभी मीडिया में राष्ट्रीय सुर्खी बन गई। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई एक ही नाम की चर्चा कर रहा था, आरव शर्मा। इस बीच शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण अनाथालय में माहौल कम रोमांचक नहीं था। अनाथालय की संचालिका राधा मां नाम की एक बूढ़ी महिला नम आंखों से टेलीविजन स्क्रीन के सामने खड़ी थी। बेटा, आखिरकार दुनिया जान गई कि तुम वास्तव में कौन हो। लेकिन उस खुशी के पीछे अनाथालय में अचानक पत्रकारों और काली आधिकारिक प्लेट वाली कारों की भीड़ लग गई। कुछ सेना के जवान आरव और अनाथालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आए। कुछ घंटों बाद एक काफिला अनाथालय के सामने रुका। एक कार से खुद जनरल अर्जुन उतरे। आरव दौड़कर उनके पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी को गले लगा लिया। उस रात सभी मेहमानों के जाने के बाद आरव अनाथालय के कोने में अपने पुराने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसने एक छोटी सी फाइल खोली जो उसने अपनी पुरानी फ्लैश ड्राइव में सहेज रखी थी। स्क्रीन पर पुराने अक्षर दिखाई दिए, एक ट्रांसक्रिप्शन नोट जो उसे 1 साल पहले एक पुराने लैपटॉप में मिला था, जिसे उसने कबाड़ से ठीक किया था। उस पर लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अपना मिशन पूरा करने में असफल रहा। उन्हें देश की रक्षा प्रणाली पर नियंत्रण करने मत देना। अंदर एक गद्दार है, V.S। आरव चुप हो गया। उन शुरुआती अक्षरों ने उसकी छाती में कंपन पैदा कर दिया। V.S, विक्रम शर्मा। उसने धीरे से फुसफुसाया। यह उसके पिता का नाम था, कैप्टन विक्रम शर्मा, एक सेना के जवान जो 5 साल पहले एक रहस्यमय मिशन में मारे गए थे, जिसके बारे में जनता को कभी नहीं बताया गया था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिताजी, तो यह कोई संयोग नहीं था कि मैं उस सिस्टम में प्रवेश कर सका। उसने एन्क्रिप्टेड डेटा को और गहराई से खोलना शुरू कर दिया। फाइलों के बीच उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। सेना के आंतरिक नेटवर्क का एक डिजिटल नक्शा जिसमें कुछ निश्चित बिंदुओं पर लाल निशान थे। यह सिर्फ एक बग नहीं है, उसने धीरे से बुदबुदाया। यह एक दरवाजा है जिसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया है। उसी समय अनाथालय के बाहर एक काले सूट में एक रहस्यमय आदमी दूर से देख रहा था। वह ठंडी आवाज में फोन पर बात कर रहा था। लड़के ने वह फाइल खोलना शुरू कर दिया है। अगर वह जारी रखता है तो सारे रहस्य खुल सकते हैं। ऊपर से क्या आदेश है? दूसरी तरफ से आवाज आई, नजर रखो, अभी उसे मत छुओ, लेकिन अगर वह लड़का सच्चाई के करीब पहुंचता है तो उसके निशान मिटा दो। उस रात अनाथालय पर हमला हुआ, जिसके बाद आरव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब अनाथालय में नहीं रहता था। जनरल अर्जुन ने उसे बेंगलोर के बाहरी इलाके में एक गुप्त सैन्य परिसर में स्थानांतरित करने का फैसला किया। उस जगह को बेस डेल्टा के नाम से जाना जाता था, जो एक उच्च स्तरीय साइबर प्रशिक्षण सुविधा थी। वहां आरव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक रात उसने बेस के आंतरिक नेटवर्क पर एक छिपा हुआ सर्वर खोजा। केवल 2 मिनट में सिस्टम खुल गया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका दिल धड़कना बंद हो गया। फाइल में कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच गुप्त संचार लॉग थे,
जिसमें एक ऐसा नाम भी था जिसने उसे कंपा दिया, कर्नल दिग्विजय राणा, वही व्यक्ति जिसने उसके पिता के डेटा को मिटाने की कोशिश की थी। अचानक सर्वर रूम का दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी अंदर आया। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी आंखें तेज थीं। यह वही है, कर्नल दिग्विजय। आरव एक बड़ी धातु की मेज के पीछे छिप गया। सुनिश्चित करो कि उस लड़के को कुछ भी पता न चले, लेकिन आरव की अभी दूरी है। उसने अपने पीछे एक सहायक से कहा, अगर जरूरी हो तो उसे यह विश्वास दिलाओ कि उसका पिता ही गद्दार था। आरव मेज के पीछे चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उनके जाने के बाद आरव दौड़कर जनरल अर्जुन के कार्यालय में गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। मुझे लंबे समय से दिग्विजय पर शक था, जनरल ने कहा, लेकिन बिना ठोस सबूत के मैं कार्रवाई नहीं कर सकता था। अब तुमने हमें एक कदम और करीब ला दिया है। आज रात से तुम एक गुप्त जांच दल का हिस्सा बनोगे। कुछ दिनों बाद बेस डेल्टा एक चौंकाने वाली खबर से हिल गया। एक सिस्टम तकनीशियन कंट्रोल रूम में बेहोश पाया गया और कैप्टन विक्रम के बारे में सभी गुप्त जांच डेटा पूरी तरह से गायब हो गया था। उस रात आरव ने चुपके से फिर से अपना लैपटॉप चालू किया। उसने सेना की मुख्य प्रणाली से सीधे सबूत खोजने का संकल्प लिया। उसने एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खोला जिस पर लिखा था, ऑपरेशन काल गरुड़, राष्ट्र का रहस्य। उसके हाथ कांप रहे थे। काल गरुड़, यह पिताजी के शहीद घोषित होने से पहले उनके मिशन का नाम था। उसने उस फाइल को खोला और वहां आरव ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पूरे शरीर को जमा दिया। 5 साल पहले के एक गुप्त ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग थी, जहां उसके पिता कैप्टन विक्रम एक छोटी टीम के साथ एक विदेशी डेटा वेयरहाउस में घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन वीडियो में यह साफ दिख रहा था कि उसे दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक साथी सैनिक ने गोली मारी थी, और उस सैनिक का चेहरा अपरिचित नहीं था, कर्नल दिग्विजय राणा। नहीं, यह संभव नहीं है, आरव ने फुसफुसाया। उसके आंसू कीबोर्ड पर गिरे। पिताजी को किसी अपने ने ही मारा था, लेकिन इससे पहले कि वह डेटा कॉपी कर पाता, सिस्टम का अलार्म बज उठा। अनधिकृत घुसपैठ का पता चला। आरव घबरा गया, लेकिन फिर भी तेजी से सोचा। उसने रिकॉर्डिंग फाइल को एक छोटी सी चिप में कॉपी किया, जिसे वह हमेशा अपने गले में हार की तरह पहनता था। फिर कंप्यूटर का मुख्य केबल निकाल दिया। वह कंट्रोल रूम से बाहर भागा। गलियारे के अंत में जनरल अर्जुन प्रकट हुए। आरव, क्या हुआ? जनरल साहब, कर्नल दिग्विजय, वह मेरे पिता का हत्यारा है। मैंने खुद वीडियो देखा है सर, मेरे पास यहां सबूत है। इससे पहले कि जनरल जवाब दे पाते, कंट्रोल रूम से एक छोटा सा धमाका हुआ। आग की लपटें धातु के दरवाजे के पीछे से निकलने लगीं। जनरल ने तुरंत आरव को खींचा और तहखाने की ओर भागे। हमारे पास समय नहीं है। दिग्विजय उस सबूत को नष्ट करने के लिए पूरे सर्वर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रास्ते के बीच में काले कपड़ों में सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। दर्जनों स्वचालित हथियार अर्जुन और आरव पर तान दिए गए थे। उनके बीच में कर्नल दिग्विजय खड़ा था। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उसने ताना मारा। तुमने अपने ही सैनिक को क्यों मारा? दिग्विजय, अर्जुन ने गुस्से से पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि यह देश साफ है? अर्जुन, मेरे बिना यह सिस्टम बहुत पहले ही बेच दिया गया होता। मैं बस उस खेल को जारी रख रहा हूं जो हमारे जन्म से पहले शुरू हुआ था। आरव ने आगे बढ़कर अपने गले में लगी छोटी चिप को पकड़ लिया। तुमने मेरे पिता को खुद को बचाने के लिए मारा, लेकिन मेरे पास सबूत है। दिग्विजय हंसा। सबूत? सिस्टम जल चुका है। तुम जैसे छोटे बच्चे पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अचानक गलियारे के ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। तुम गलत हो, दिग्विजय। कई स्पॉटलाइट जली और दर्जनों चिंगयिंग सेना के जवान विपरीत दिशा से प्रकट हुए। उनके सामने लेफ्टिनेंट कर्नल रेंद्र, राष्ट्रीय जांच प्रमुख, खड़े थे, जो चुपचाप जनरल अर्जुन के साथ काम कर रहे थे। हमने आज रात से तुम्हारे सभी आदेशों को रिकॉर्ड कर लिया है और सर्वर पर सारा डेटा स्वचालित रूप से केंद्र में बैकअप हो गया है। इस लड़के की पहुंच के लिए धन्यवाद। दिग्विजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसे तुरंत पकड़ लिया गया। आरव, जनरल उस लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ गए। तुमने अभी अभी सेना के सम्मान और अपने पिता के नाम को बचाया है। आरव ने अपने हाथ में छोटी चिप को नम आंखों से देखा। पिताजी, आखिरकार मैं आपका नाम साफ कर सका। 1 साल बीत चुका था। आरव शर्मा का नाम अब पूरे देश में जाना जाता था। वह सिर्फ एक अनाथ नहीं था जिसने 10 करोड़ की प्रतियोगिता जीती थी, बल्कि एक प्रतिभाशाली बच्चा भी था जिसने अपने पिता का नाम साफ किया
और सेना की छवि को बचाया। अब वह 9 साल का था और एक विशेष साइबर प्रशिक्षण सैन्य परिसर में रहता था। एक रात नियमित साइबर अभ्यास के दौरान बेस पर अलार्म जोर से बज उठा। सभी मॉनिटर स्क्रीन लाल हो गईं। उच्च स्तरीय साइबर हमला। हमले का स्रोत अज्ञात है। देश की सभी रक्षा प्रणालियों पर हमला हो रहा है। कैप्टन समीर चिल्लाए। आरव ने तुरंत अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखा। यह हमला 17 अंतरराष्ट्रीय सर्वरों से हो रहा है। एन्क्रिप्शन पैटर्न दिग्विजय के जैसा है, लेकिन अधिक उन्नत। जनरल अर्जुन तेजी से कमरे में दाखिल हुए। आरव, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर यह भेद गया तो देश का रणनीतिक सैन्य डेटा लीक हो सकता है। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मुझे मुख्य सिस्टम में प्रवेश करने की अनुमति दें सर। सर्वर रूम एक डिजिटल युद्ध का मैदान बन गया। आरव तेजी से टाइप कर रहा था। उसकी आंखें अग्रिम पंक्ति के एक सैनिक की तरह तेज थीं। 10 मिनट के भीतर पूरा सिस्टम एक डिजिटल धोखे के मैदान में बदल गया। एक नकली नेटवर्क जिसने दुश्मन को यह महसूस कराया कि उन्होंने सफलतापूर्वक रक्षा को भेद दिया है, जबकि वास्तव में वे एक सिमुलेशन के अंदर फंस गए थे। लेकिन अचानक आरव की स्क्रीन पर एक विदेशी संदेश प्रदर्शित हुआ। नमस्ते छोटे हैकर, हम तुम्हें देख रहे हैं। आरव जम गया। वे मेरे पिता के बारे में जानते हैं। संदेश के साथ एक प्रतीक था, एक सींग वाले काले पक्षी का लोगो। वही प्रतीक जो उसके पिता की गुप्त फाइल में दिखाई दिया था, काल गरुड़। हमला विफल होने के बाद बेस शांत हो गया, लेकिन आरव जानता था कि यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी। उस रात वह जनरल अर्जुन के साथ बालकनी में बैठा था। पिताजी ने एक बार कहा था, आरव ने कहा, असली दुश्मन सिर्फ वर्दी में विरोधी नहीं होते, बल्कि वे भी होते हैं जो सत्ता के लिए अपने ही देश को बेच देते हैं। 2 साल बीत चुके थे। आरव अब 11 साल का था और दुनिया उसकी उपस्थिति के कारण बदल गई थी। वह अब सिर्फ एक प्रतिभाशाली अनाथ नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया था। उस सुबह राष्ट्रीय साइबर कमांड के कंट्रोल रूम में लाल सायरन पहले से कहीं ज्यादा जोर से बज रहा था। वैश्विक हमला सर, वे 42 अलग अलग बिंदुओं से हमला कर रहे हैं। आरव, जो अब एक आधिकारिक काली साइबर वर्दी पहने हुए था, ने तेजी से अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखा। यह कोई साधारण हमला नहीं है, यह युद्ध है। हमलावरों ने खुद को ब्लैक फीनिक्स कहा, लेकिन उनका प्रतीक वही था जो उसके पिता की फाइलों से था। काल गरुड़ संगठन मरा नहीं था, वे बस एक नए नाम के साथ वापस आ गए थे। साइबर कमांड मुख्यालय भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल युद्ध का मैदान बन गया। एक एक करके सिस्टम गिरने लगे। आरव कमरे के बीच में खड़ा था। सभी की आंखें उस पर थीं। इस देश की आखिरी उम्मीद। सभी स्वचालित सिस्टम बंद कर दो, उसने आदेश दिया। मुझ पर विश्वास करो, हम उन्हें दिशाहीन कर देंगे। आरव ने मैन्युअल रक्षा कोड बनाना शुरू किया। आभासी नेटवर्क में 2 महान शक्तियों के बीच एक युद्ध जैसा दृश्य दिखाई दे रहा था। ब्लैक फीनिक्स का लाल कोड आरव के सुनहरे कोड के खिलाफ था, 1000 के मुकाबले 1। लेकिन आरव डरा नहीं। दिया, गरुड़ प्रोटोकॉल सक्रिय करो। मेरे पिता का आखिरी कार्यक्रम सक्रिय, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी है। तुम अपना सारा डिजिटल ब्रेन डेटा खो सकते हो। करो। स्क्रीन सफेद रोशनी में फट गई। भारत की रक्षा प्रणाली फिर से जीवंत हो गई, लेकिन अब ब्लैक फीनिक्स के सभी एक्सेस उलट दिए गए थे। उनका वायरस अब उनके अपने सर्वरों पर हमला कर रहा था। दुश्मन के मुख्यालय में उनके सर्वर एक एक करके फट गए। कुछ घंटों बाद भारत को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। हमला पूरी तरह से विफल कर दिया गया था, लेकिन आरव एक आइसोलेशन रूम में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके गले में चिप जल गई थी। उसने अपना सारा डिजिटल डेटा खो दिया। कैप्टन समीर ने धीरे से कहा, लेकिन उसने पूरे देश को बचा लिया। जनरल अर्जुन ने नम आंखों से उस छोटे से शरीर को देखा। आराम करो छोटे सैनिक, इस देश के छोटे गरुड़। 3 महीने बाद देश ने आरव की जीत की तारीख को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस के रूप में स्थापित किया। एक सैन्य छात्रावास के पास एक छोटे से पार्क में एक बच्चे की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई, जो अपनी गोद में लैपटॉप लिए बैठा था। उसके नीचे लिखा था, उसने गोलियां नहीं चलाईं, बल्कि सीमाएं लांघीं। वह सिर्फ साइबर दुनिया का हीरो नहीं था, बल्कि राष्ट्र के भविष्य का रक्षक था। और कहानी के अंत में स्क्रीन पर दिया, जो अब राष्ट्रीय प्रणाली में सक्रिय थी, एक नरम आवाज में कहती है, नमस्ते भारत, मैं दिया हूं। मैं आरव का काम जारी रखूंगी, क्योंकि गरुड़ कभी सच में नहीं मरता, वह बस अपने पंख बदलता है।